नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएम मोदी ने आज घाना की संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। इस बात पर दुनिया ताली पीट सकती है, लेकिन फिलहाल मोदी के तथाकथित लोकतांत्रिक संस्कारों पर देश के विपक्षी दल सिर पीट रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी उधर घाना में कह रहे हैं कि हमारे लिए लोकतंत्र जो है वो सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है, लेकिन यहां हमारे देश में इसी लोकतंत्र और इस लोकतांत्रिक संस्कारों पर देश के विपक्षी दल ही नहीं बल्कि देश की आधी से ज्यादा जनता सिर पीट रही है। लोकतंत्र को एक व्यवस्था मानकर नियमों कायदों के हिसाब से चला जाता है, तो इस समय विपक्षी दलों को अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के पास जाना नहीं पड़ता। अगर ऐसा रहता तो न ही चुनाव आयोग को यह सलाह देनी पड़ती कि वो अपना कार्यालय विपक्ष जो सलाह दे रहा है चुनाव आयोग को कि अपना कार्यालय बीजेपी के मुख्यालय में ही शिफ्ट कर ले, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय बीजेपी का ही काम कर रहा है। ऐसा विपक्ष का आरोप है और हम भी लिख रहे हैं यही बात, क्योंकि विपक्ष ये बात कह रहा है कि बीजेपी का गुलाम बन गया है चुनाव आयोग। ये हम नहीं बल्कि विपक्ष कह रहा है, वही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और क्यों विपक्ष कह रहा है, इस चर्चा में वो सारी बातें हम करेंगे। लोकतंत्र को सिस्टम नहीं संस्कार बताकर मोदी एक अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कारों में बदलाव आ सकता है, वो गलत दिशा में जा सकते हैं, उनका कोई स्थापित नियम नहीं होता, लेकिन सिस्टम में बाकायदा जवाबदेही तय होती है। नियम कानूनों के दायरे में रहकर सिस्टम चलता है। तो देश के लिए यही बेहतर होगा कि लोकतंत्र को एक शासन व्यवस्था यानी सिस्टम की तरह ही चलाया जाए। मगर नरेंद्र मोदी के इरादे कुछ और दिख रहे हैं। जिस तरह बिहार में चुनाव से पहले वोटर्स के यानी मतदाताओं के दस्तावेज मांगकर सूची को यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू हुआ है, उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आज इन्हीं सवालों पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा कि कल कांग्रेस सहित 11 दलों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी कितनी बेइज्जती की है वो उनकी बानगी आप लोगों ने कल भी सुनी थी, आज भी सुनाऊंगा। आज इन्हीं सवालों पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के लिए क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, टाइम मांगने के बाद जिस तरह से अपमानजनक रूप से कि साहब जिस व्यक्ति के माध्यम से टाइम मांगा गया वो अनधिकृत है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो अनधिकृत है या अधिकृत है? चलिए, आपको लगता है वो अनधिकृत है तो उसको बोलिए कि साहब आप अपना ऑथराइजेशन ले आइए कांग्रेस पार्टी से। वो ले आता, आधे घंटे में ले आता। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है। देश को यह आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग। यह सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए। इतिहास के कचरा पात्र में आपका नाम चला जाएगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो। कोई याद नहीं रखेगा आपकी विरासत को। अगर आपको याद भी रखेगा तो लोग मुंह बनाएंगे कि इस तरह के एक संस्था को चलाने वाले लोग आए थे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये बोलते हैं, दुख होता है ये बोलते हुए।
तो बहुत पीड़ा होती है ये बोलते हुए, बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, मैं पूरी विनम्रता से चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। आप बीजेपी की गुलामी क्यों कर रहे हैं? ये बातें पवन खेड़ा ने तो बाकायदा चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश राम भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातें बताई। कल क्या कुछ हुआ वो बता रहे थे, लेकिन यहां ये बातें बताने और सुनने मात्र की बात नहीं है दोस्तों। इसके आगे क्या होने जा रहा है, आप बिल्कुल थोड़ा सा और सब्र रखिए, आगे भी बताता हूं कि आखिर होने क्या जा रहा है। चुनाव से ठीक 4 महीने पहले 20 साल में पहली बार बिहार में इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह का निर्णय लिया गया है और समीक्षा हो रही है। पूरी प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है ना ही व्यवहारिक है। बीएलओ के पास हजारों मतदाताओं की जिम्मेवारी है, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए हैं। क्या यह असल में वोटर को बाहर करने की सोची समझी साजिश है? अब बिहार में मैं बताते चलूं कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, विगत 20 वर्षों में कोई भी इस तरह की नई बहालियां नहीं की है और उनके पास सक्षम कर्मचारी नहीं है जो इसको करा सके और उनके पास जो जितनी पद हैं वो पद के अनुरूप उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कर्मचारियों की संख्या नहीं है। तो ये इतनी बड़ी 25 दिन के निर्णय में ये कैसे करेंगे, ये मेरा सीधा सवाल है इलेक्शन कमीशन से। क्योंकि उनकी सारी बहालियां 4 लाख बहालियां जो है 40 विभागों में 4 लाख बहालियां लंबित है, जो पद रिक्त है। तो इनके पास कर्मचारी नहीं है तो ये कौन करेंगे? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे इस काम को? चूंकि उनके पास सरकार का हैंड्स नहीं है और सारी वैकेंसियां उनकी रिक्त है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यकर्ता से बीएलओ कराएंगे। तो मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहला पारा यह था। दूसरा है कि आप जैसा कि जानते हैं, बिहार प्राकृतिक रूप से दो ग्रुप में बांटा जाता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। हम दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से प्रभावित हैं और हम जो प्राकृतिक वर्षा है उस पर आधारित कृषि करते हैं, और दूसरे तरफ उत्तरी बिहार है जहां वहां पे कई नदियां एक साथ बहती है और उसमें फ्लड इतने बड़े पैमाने पर आते हैं। तो आप इस निर्णय कैसे लिए? क्या बाढ़ में जा करके आप जो है सारे को नाव पर करेंगे? आप स्टीमर से करेंगे? आप स्टीमर भी नहीं दे पाते, बाढ़ में बचाने के बाद आप स्टीमर भी नहीं दे पाते। तो ये अभी ये 18 जून को मानसून ब्रेक हुआ। मानसून ब्रेक के बाद हमारे जो मजदूर कृषक हैं वो हरियाणा, पंजाब और गुड़गांव में वो जो है 3-4 महीने के एग्रीमेंट पर वो काम करने आते हैं, और यहाँ को किसानों को वो जो है उनको एक अमाउंट देते हैं उनके परिवार को लेकर के, और वो जाकर के पूरे परिवार सहित उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, कच्चा एग्रीमेंट होता है, वो पक्का एग्रीमेंट होता है। वो पैसे एडवांस के तौर पर लेते हैं और पूरा परिवार 4 महीना के लिए जाकर के पंजाब में काम करते हैं। अब इनकी कहानी है कि साहब आपके पास जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकृत जो बीएलए होंगे, वो बीएलए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट यदि करेंगे 2 बार में आप मिल गए तो ठीक है, तीसरे बार हम आपको नाम काट देंगे। यह बिहार का फीडबैक है। अब यह बताइए कि जो बंदा मजदूरी करने पंजाब गया हुआ है, हरियाणा गया हुआ है, वो 3 महीना पहले तो नहीं आएंगे, तो आप 15 दिन में, आज से 18 दिन में आप कैसे उसको आप जो है वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे? तो ये प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत 4 करोड़ वोटर और
3 करोड़ पलायन किए हुए लोग ऑटोमेटिकली ये जो है बाहर हो जाएंगे, वोट देने से वंचित हो जाएंगे। तो सुन रहे थे आप, 4 करोड़ वोटर और 3 करोड़ पलायन किए हुए लोग ऑटोमेटिकली, यानी 4 3 7 करोड़ लोगों को बाहर करने का, कुल मिलाकर 8 करोड़ वोटर्स हैं। और ये अगर करीब 8 करोड़ लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है, तो ये कहां तक उचित है? ये बात यहां कह रहे थे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, और इधर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी कहा है कि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब, इन तमाम लोगों को बाहर करने का खेल रचा जा रहा है। और आइए जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए। देखिए, शिकायतें सिर्फ हमारी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे नागरिक समाज में हाहाकार मचा हुआ है कि जो मैंने बार बार कल भी कहा, हमारे तमाम साथियों ने कहा कि ये इंक्लूजन का नहीं मैकेनिज्म है, एक्सक्लूजन का, बहिष्कृत करने का। कौन होंगे? गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक। आप दस्तावेज जुटाओ अभियान में लगा दोगे। कल बातों बातों में 20% बिहार की आबादी पलायन करके दूसरे राज्यों में है, ये भी निकला चुनाव आयुक्तों के मुंह से। तो सबसे बड़ी चिंता हुई कि ये जो पलायन करके लोग सूरत में, पंजाब में, हरियाणा में हैं, महाराष्ट्र में हैं, ये 3-4 बार आते हैं, चुनाव में ज़रूर आते हैं। अगर आप उनको बेदखल करने, उनको खारिज करने, क्योंकि 1 महीने के अंदर इस मौसम को देखते हुए, बारिश, बाढ़, तो तमाम तरह की शिकायतें और आपत्तियां हमने दर्ज की। मैंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का खत भी उनको सौंपा। कई जो हमारे साथियों ने, राहुल शास्त्री जी ने, योगेंद्र जी ने, हमने, अलग अलग लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्वयं भी जो लिखा अखबारों में, वो सब सौंपा। लेकिन लब्बो-लुबाब ये है कि चुनाव आयोग को जो सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक डिफरेंस है लिसनिंग और हियरिंग। लिसनिंग में मुझे थोड़ी कमी दिखी, और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयुक्त, सारे आयुक्तगण इस पर गहन चिंतन करेंगे और इसको बहिष्कार का जरिया नहीं बनाएंगे कि लोगों को एक्सक्लूड कैसे किया जाए। तो आप सुन रहे थे, यहां सीधे सीधे मनोज झा कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त, सारे आयुक्त जो हैं, यानी 3 मुख्य रूप से हैं, ये तीनों वहां के लोगों को एक्सक्लूड करने, वहां बाहर वोटर्स को बाहर निकालने का काम नहीं करेंगे। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो बाकायदा चुनाव आयोग के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने का ही आह्वान कर दिया है और कहा है कि इस पूरी मुहिम की सविनय अवज्ञा की जाए और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को दस्तावेज नहीं दिखाया जाए। यानी बिहार में अब गांधीवादी तरीके से विरोध की तैयारी भी हो रही है। आप जानते हैं, किसी बिहार के चंपारण में जब गांधी जी आए तो यहां अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जो आगे चलकर स्वाधीनता आंदोलन का अहम हिस्सा बना। तो क्या अब बिहार से एक बार फिर नए आंदोलन की शुरुआत इंडिया गठबंधन कर सकता है? क्या बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा बिहार में बेनकाब होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सिस्टम की जगह पे वो अपनी संस्कृति को आगे रखते हैं, और दूसरी तरफ उसी सिस्टम को खराब करने की कोशिश, उस सिस्टम में जंग लगाने की कोशिश यहां चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन किसकी मिलीभगत? क्या जो पवन खेड़ा कह रहे थे कि चुनाव आयोग कितने एकड़ में बना हुआ जो निर्वाचन सदन है, वहां उतनी जरूरत उस बिल्डिंग की क्यों है? आखिर आपको जब बीजेपी का ही साथ देना है, उसी की गुलामी करनी है, तो बीजेपी का दफ्तर भी 5 स्टार बना हुआ है, बहुत बढ़िया है बीजेपी मुख्यालय, वहां एक फ्लोर ले लीजिए और वहीं रहिए। और फिर भी दूसरी बात कि हम बिचौलियों के साथ क्यों बात करें? जब ऐसा ही है कि आप बीजेपी के बिचौलिए के रूप में अगर हैं, तो डायरेक्ट बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों ना बात करें इंडिया गठबंधन? ये बात यहां सुनने में जरा आपको इस पर हंसी आ सकती है, आपको लग सकता है कि ये व्यंग्यात्मक है, ये कटाक्ष है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है दोस्तों। क्यों आखिर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? इससे किसको फायदा होगा? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस चर्चा में। आइए, बीजेपी का गुलाम बन गया है चुनाव आयोग, सवाल पूछा जा रहा है। बिहार में बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, इन सब के बीच